हाय, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप मुझे देख रहे हैं स्कूप हुप पे। देखने वाले को पता है कि वो मुझे कहाँ देख रहा है। बेवकूफ़ आदमी तो देख नहीं रहा है, उसको मालूम ही नहीं मैं क्या देख रहा हूँ। अरे यहाँ स्कूप हुप देख रहा था, बता दिया इस आदमी ने। कोई लड़की दरवाज़ा खोलती थी एडी या जो जिसको ऑडिशन करना है, ऐड कहा नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, और नॉट फिट होकर घर लौटाते थे। हमें तो बाद में ये भी लगने लगा कभी बीवी घर को दरवाज़ा खोलेगी बोलेगी नॉट फिट। मुझे कभी नहीं लगा इनफैक्ट अब मुझे और काम मिलने लगेगा। मुझे हमेशा लगता था कि ये शूटिंग खत्म होने के बाद अगली बार कैमरा कब देखूंगा, या गुंडे का रोल हो या मिठाई वाले दुकानदार का रोल हो नरोत्तम मिश्रा का, कि बिना आंखें बड़ी किए भी मैं आपको डरा भी दूंगा, हंसा भी दूंगा। ये लेकिन मेरा बेटा चिलम में पीता है कि सिगरेट में पीता है? चिलम में पीता है। चिलमची हो गया तू। मुझे आए दिन लोग सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं कि आप ऐसे ही रहना। हाँ, बहुत हम्बल हो आप। इन्हें डर है, शंका है क्या कि मैं एरोगेंट होने वाला हूँ? और पंकज जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्कूप हुप टाउन हॉल। हमें याद है हमने ये शो कुछ 8 या 9 महीने पहले शुरू किया था और ये शायद आज का 7वां या 8वां एपिसोड है। पर जब शुरू किया था तो जब हम टेबल पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे तो सबसे पहला एक्टर और अभिनेता जो हम चाहते थे हमारे शो पे आए वो आप हैं। तो आई थिंक फाइनली दिस शो हैज़ कम फुल सर्कल। तो इसको हम जब टेलीकास्ट होगा तो 01 कर देना। नहीं तो वही मैं पहले साल टेलीकास्ट हो चुके हैं, 0.5 कर दें। इसको सीजन 2 एपिसोड 1। But we are very thankful that you're here. Everyone here is a super fan of you. I think Gangs of Wasseypur में I think सबसे पहले लोगों ने आपको नोटिस किया, पर उसके बाद आपके हर किरदार एक से बढ़कर एक हैं और we are very lucky to have you here. Can we give him a massive round of applause for coming to stage? But शुक्रिया आप लोगों ने मेरे लिए थोड़ा 2-4 कैलोरी भी बंद कर लिया। बड़े कंप्लेन है कि आप बड़ी मुश्किल से हाथ आते हैं। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि यूजुअली बाकी एक्टर्स के साथ और अभिनेता के साथ क्या होता है कि उनकी पीआर टीम होती है, उनके पब्लिसिस्ट होते हैं और उन सबका नंबर होता है हमारे पास। बट इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट होल्ड ऑफ यू। व्हाई इज दैट? मैं एक तो इतना काम में मशगूल रहता हूँ ना, 365 दिन में ऑलमोस्ट 350 दिन में काम कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। दूसरा कि हम हैं मतलब ठीक है ना, कर लेंगे, हो जाएगा टाइप। तो मेरी भी बहुत मन था मेरा कि आऊँ, बट मेरे पास समय ही नहीं था जी। मुझे मालूम है कई दफ़े कई लोगों से बात हुई कि बोले हाँ यार आएंगे, कभी दिल्ली आएंगे तो आना होगा, बट व्यस्तता इतनी रहती है कि हो नहीं पाता है। और दूसरी चीज़ है कि ये सब बातचीत, इंटरव्यू, ये काम पे अगर मैं ज़्यादा फोकस रहूँगा ना जी, तभी इसकी भी वैल्यू है, तभी कोई मेरी बातें सुनेगा जब मेरे काम में उसको लगेगा कि हाँ इस आदमी को सुनना चाहिए, यार ये ऐसा कैसे कर सकता है, कौन है ये। तो मैं पहले प्राइमरी फोकस उस पर करता हूँ। यादगार में अपने काम से होऊंगा, मैं अक्सर बोलता हूँ, इन सब चीज़ों से चर्चित हो सकता हूँ, ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँगा। और इन दिनों तो इतना बोल रहा हूँ, इतना घूम रहा हूँ, जहाँ तहाँ मिल रहा हूँ कि मुझे ही लग रहा है बातों की कमी होने लगी है। क्या बोलूँगा मैं, मुझे पता नहीं आगे हम आज क्या बात करने वाले हैं। नहीं, पर आपको मज़ा आता है बात करने में? हाँ, बहुत बातों नहीं आदमी हूँ मैं तो घंटों बात करूँगा। और मतलब कल एक स्टोरी टेलिंग सेशन में मुझे बैठना था, कार्यक्रम 1.25 घंटे का था, मैंने 2.5 घंटे कहानी सुनाई। अच्छा। और लोग भी थे, सुन रहे थे। मैं बाद में घड़ी देखा 10:40, मैंने बोला अरे खाना वाना नहीं है, चलिए अब निकलिए। नहीं, आपकी आवाज़ में एक वो मधुरता है और कुछ ही एक्टर्स हैं जब वो स्क्रीन पे गाली देते हैं तो और गालियाँ सुनने का मन करता है। और आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स। अभी मैं मिर्ज़ापुर देख रहा था, मतलब हर दूसरी लाइन में गाली थी, बट मज़ा आ रहा था सुनने में। ऐसा लगता है कि और गालियाँ बोलेंगे तो और मज़ा आएगा। मैं गालियों को ना, मतलब वहीं गालियाँ दरअसल उनकी उत्पत्ति हुई ही कैसे होगी, बनी ही कैसे होंगी, वो भावनाएं हैं कि हम उनको अपने गुस्से को भी इजहार करते हैं जी। कई बार प्यार को भी गालियों में इजहार करते हैं। तो मेरी गालियाँ जो मैं प्रयोग, एक तो मैं बहुत कम करता हूँ सिनेमा में या कहीं पे। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है क्या, मेरा मकसद सनसनी देना नहीं होता है। हाँ, अभिनेता हूँ, एक आध जगह तो स्लिप हो ही जाते हो आप, कि सामने वाले ने हंस दिया तो लगता है अच्छा 1-2 बार और बोल दो, हंस रहा है। तो बट मैं बहुत प्रिसाइज हूँ, बहुत जहाँ ज़रूरी हो वहीं गालियों का प्रयोग अभिनय में करता हूँ और ज़िंदगी में भी वहीं करता हूँ।
थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं गूगल कर रहा था, आप गोपालगंज से हैं, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, टाउन डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है। मैं भी बिहार से हूँ, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मैंने कल गूगल मैप में गोपालगंज और तमुरिया डाला और कुछ 4-4.5 घंटे का डिफरेंस की है। जर्नी है। और वहाँ पे ना बिजली अभी 6 महीने पहले आई है, आ गई। अभी भी 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती। रोड नहीं है, पानी नहीं है, बट मज़ा आता था वहाँ पे। बट मैंने वो छुट्टियों के प्रिज्म से देखा है। पर आप रह चुके हैं, आप किसान परिवार से हैं। हमें कुछ अपने ग्रोइंग अप ईयर्स के बारे में बताइए, कैसा था गोपालगंज में आपका चाइल्डहुड? बहुत बढ़िया था, अच्छा था। बिलसण करके एक गांव है छोटा सा, गोपालगंज शहर से 26 किलोमीटर दूर। सड़क अब पहुंच रही है वहाँ, अभी बन ही रहा है। तो वहाँ मैं पला बढ़ा और बड़ा नेचर के बड़ा करीब रहा हूँ, क्योंकि तो बिजली बत्ती नहीं, टीवी भी नहीं। 10वीं क्लास तक तो हमें कुछ नहीं मालूम था। सिनेमा हॉल भी अंदर से थिएटर नहीं देखा था, क्या होता है कैसे होता है। टीवी सेट के दर्शन नहीं। आई थिंक 10वीं तक मैं स्लीपर ट्रेन भी नहीं देखा था, अंदर से स्लीपर बोगी कैसी होती है। तो बट कोई कंप्लेन नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी कि हम पिछड़े हुए हैं, यार हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं। नहीं, हमें मालूम ही नहीं था, ज़रूरत ही नहीं थी उससे ज़्यादा की। हम बहुत प्रसन्न लोग थे। घर के पीछे नदी थी, उसमें तैरने जाते थे, वहीं पर तैरना सीखा। बच्चे थे तो उन दिनों तैरने में एक कीड़ा आता है जो पानी के सतह पे, पानी के फ्लोर पे ना बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे भागता है ऊपर जी। तो पनडुब्बी या कुछ बोलते थे गांव में, उनको बोलते थे पी लोगे तो जल्दी तैरना सीख जाओगे। अच्छा। वो ऐसे काले रंग का है, टुप 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 भागेगा। तो हम गांव में जब नदी में नए नए जाते तो अरे ऐसे कैसे जा रहे हो पानी के अंदर, पहले 1-2 पी लो। बदमाशी करते होंगे लोग, बड़े लोग थोड़े हमसे, तो हम ऐसे पानी में चपाक से उठा के नदी का पानी और पनडुब्बी उठा के 1-2 पी भी लिए, किसी बहाने हम भी वैसे हो जाएंगे। पर कहाँ मालूम था जब तैरना सीख जाएंगे तो नदी से दूर हो जाएंगे। जी। तो बस यही है कि आपके पिताजी क्या चाहते थे, क्या इच्छाएं थी उनकी? वो डॉक्टर बनाना चाहते थे मुझे कि डॉक्टर बन जाइए। और मैंने इम्तहान भी दिया है 2 दफ़े डॉक्टरी का और दोनों दफ़े असफल रहा हूँ। 40 बार 35 नंबर 30 नंबर टाइप में मैं खप जाता था। तो वो नहीं हुआ और अच्छा ही है कि नहीं हुआ। बट टर रह गया, डॉक्टर का नहीं रहा, एक्टर का टर हो गया। तो जब आपने अपने पिताजी को या अपने घर पे बताया कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, तो उनका कैसा रिएक्शन? कोई विरोध नहीं हुआ था। उन्होंने सिर्फ इतना ही बात पूछी थी कि तुम्हारी रोजी रोटी चल जाएगी, कमा लोगे? मैं बोला हाँ, ड्रामा स्कूल दिल्ली में है, वो करने के बाद मैं टीचर बन जाऊँगा, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। तो वो निश्चिंत हो गए। हम मध्यम वर्ग, गांव खेड़े में लगता है कि सरकारी नौकरी लग गई तो हमने फतह कर ली सब कुछ। जी। इसके बाद जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, 9 से 5 जाना है। दुनिया में कितनी भी क्राइसिस होगी, सरकार सैलरी तो देगी ही। तो फिर लगता है सब सेट हो गया। फिर दूल्हा दुल्हन खोजने लगते हैं। हाँ, हमारे यूपी बिहार में तो भाव भी लगने लगते हैं कि भाई अब जी। हाँ यूडीसी है, हाँ। अपर डिवीज़न क्लर्क 25। रेलवे में नौकरी हो तो और ज़्यादा। हाँ, रेलवे में तो और ज़्यादा, घूस वाला पोस्ट है तो और ज़्यादा। कह रहे वो सैलरी के साथ साथ समझ रहे हैं। जी। रिटायर होगा तब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रहेगा। 100 किलोमीटर रेलवे उसके हाथ में होगा पास कराना। तो एक क्वेश्चन था, वो हम सारे आपसे पूछना चाहते थे, आपकी लव लाइफ के बारे में। क्योंकि हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमने ये भी सुना कि आप बाकी एक्टर्स की तरह अकेले नहीं आए थे बॉम्बे। नहीं, आप अपनी पत्नी जी को लेकर आए थे। उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे मिले? क्या अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? नहीं, बिल्कुल प्रेम विवाह था। मैं 10वीं क्लास में तय कर लिया था मुझे ना कि मैं कोई रूटीन काम नहीं करना है। पहले तो दहेज नहीं लेना है, प्रेम विवाह करना है। फिर लगा बाबूजी पंडित हैं, खेती करते हैं, तो मुझे तो कुछ और करना है। तो पत्नी एक बार मिल गई, एक तिलक में गए थे कहीं पे तिलक चढ़ाने। तिलक चढ़ा रहा था मैं ही था, मेरी बहन की शादी थी। और देख लिया इधर छत के बालकनी पे, हमको लगा अरे बाप ये कौन है। हाँ, फिर वो उतरते हुए आई, आंगन क्रॉस कर रही थी, आंगन ऐसे चलते हुए आई और ऐसा लगा हिरन की तरह कुलांचे भरी। हाँ, ऐसे ऐसे मुड़ के देखा और फिर चली गई। तो वहीं टीस हो गया दिल में, वो हो ये तो अब तो अगला बाकी का जीवन इन्हीं के संग। अचानक शुक्रवार की रात 8:30 बजे तय किया था कि बाकी का ज़िंदगी इस लड़की के नाम। वो लड़की कौन है, वो भाव देगी कि नहीं देगी, क्या होगा पता नहीं। पर इतने सच्चे प्रेमी थे कि सर 93 की बात है, 2004 में कर ली शादी उसी लड़की से। और वो कलकत्ते रहती थी, मैं गांव में रहता था। मृदुला नाम है उनका।
तो आप लोगों ने डेट किया 93 से 2004 तक? डेट वेट हमें मालूम ही नहीं था डेट क्या होता, हमें डेट तो सिर्फ अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, ट्यूसडे, संडे के सिवाय हमारे प्रेम में वो डेट वाला कल्चर ही नहीं था। बामुश्किल 1.5 साल पे एक बार तो मिलने कलकत्ते जाते थे कभी उनसे, वो कलकत्ता में रहती थी, मैं पढ़ने दिल्ली आ गया था। तो वैसा वाला प्रेम नहीं रहा है, डेट वेट वाला, रोज़ मिलने वाला। मोबाइल भी नहीं था तब, तो चिट्ठी कभी आ गई 10 दिन पे एक, या हॉस्टल में, NSD हॉस्टल में वो था, लैंडलाइन फ़ोन था, तो उस पर 8 बजे तय था कि मैं फ़ोन करूँगी। तो 8 बजे फ़ोन आ गया तो मैं अपनी प्लेट लेके, और जहाँ वो था PCO टाइप जो, वो उसी के पास बैठता था। 8 बजे रिंग टप, हाँ। तो ये है किस्सा। वहाँ पे फिर आपने मैं 3 ड्रामा साल स्कूल आया, 3 साल पढ़ाई करने आया, और ड्रामा स्कूल आया तो एक कल्चरल शॉक लगा, माय गॉड मैं किधर आ गया। तो वहाँ 20 अलग अलग स्टेट के बच्चे थे मेरे संग। एक कोरिया का भी लड़का था, मणिपुर, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, गुजरात। तो मुझे लगा यार दोस्त, मतलब कितनी विविधता है इस देश में। विविधता मतलब समझ ना, वही डाइवर्सिटी, कि कितना अलग अलग है हमारा मुल्क यार। यहाँ कुछ और बोली बोली जाती है, 500 किलोमीटर दूर कुछ और खाया जाता है, कहीं का लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है ये देश यार। मैं जो सुन रहे हैं ना बच्चे, मैं बहुत देखो बोलता हूँ और भटक जाता हूँ। नहीं, ये शो भटकने के लिए बना है। हाँ, अरे फिर ठीक है। मुझे लगता है ना कि 12वीं के बाद हर बच्चे को ना, या तो स्टेट सरकारें करें या उसके माँ बाप करें या वो खुद से करे, बिल्कुल लोकल ट्रेन में, मतलब स्लीपर क्लास में, कम से कम पैसों में पूरा भारत घूमे। बहुत सस्ता है इस देश में घूमना, बहुत ही सस्ता है। मैं बहुत घूमा हूँ, हर जगह पे आपको धर्मशाला, गुरुद्वारे मिल जाएगा जहाँ आप रात गुजार सकते हैं। और वो यात्रा, इस देश को घूमना ना, आपको कुछ से कुछ बना सकता है। मैं घूमा हूँ, मैं पूरा भारत घूमा हूँ। मैं हर नदी की जहाँ से ओरिजिन है ना, जहाँ से निकलती है वो जगह देखना चाहता हूँ, और जहाँ नदी ख़त्म होती है ना वो जगह देखना चाहता हूँ। तो बात क्या कह रहे थे मैं भूल चुका हूँ। नहीं तो एक्चुअली मैं भी भूल गया, मैं अभी नदी का हाँ, स्टार्टिंग और नदियों एंड पे आ सोच रहा गया, था। हाँ। बट आपको मतलब इट्स गुड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, पर आपको लगता है कि इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को काफ़ी पकड़ के रखते हैं, उनको बोलते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और क्या लगता है अब वो चेंज हो रहा है? आई थिंक अब वो चेंज हो रहा है। अगर मनोज वाजपेयी बिहार के मोतिहारी, बेतिया से नहीं आके अभिनेता बनते तो मैं नहीं बनता अभिनेता। अब मनोज भैया फिर भी बेतिया शहर में रहते थे, एक पुराना उनके पास कॉन्वेंट स्कूल था जहाँ से पढ़े थे। मैं तो नीरा ठेठ गांव में पढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जर्नी जो है ना, ये कुछ और 1000, 10,000, 1 लाख बच्चों को हौसला देगी कि वो भी अपने मन का कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। और माँ पिता, पेरेंट्स, आप भी सुन रहे हैं, आप बच्चों को लगता है कि क्या होता है ना, आपको ऐसा नहीं लगता कि द रीज़न वाई पेरेंट्स ऑल्सो फील लाइक दिस इज़ बिकॉज करोड़ों लोग बॉम्बे आते होंगे, आप भी आए थे, बट पंकज त्रिपाठी एक ही बनता है उनमें से, या नवाजुद्दीन एक ही बनता है उसमें से। डू यू थिंक फिल्म इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री इज़ वेरी डिस्करेजिंग ऑफ न्यू कमर्स? हाँ भी और ना भी, दोनों। हाँ इसलिए कि क्या भीड़ बहुत है वहाँ। हमारे मुल्क में हर सेक्टर में भीड़ बहुत है जी। जिस देश में रेलवे का कंफर्म टिकट लेना मुश्किल काम है, तो वहाँ अभिनेता बनना भी तो मुश्किल काम ही होगा, या वहाँ क्लर्क बनना भी मुश्किल काम होगा। जॉब 1000 वैकेंसी निकलती है तो 1 लाख फॉर्म, 1 लाख कम बोल रहा हूँ, 10 लाख आते हैं। तो वहाँ भी यही हाल है। क्या होता है ना कि अपना, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को अभिनेता ही बनना है, क्रिकेटर ही बनना है। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि यार असेसमेंट तो कर लो कि अभिनेता क्यों बनना चाहते हो। जी। राजनीति, क्रिकेट, अब सिनेमा, इन तीनों में बड़ा ग्लैमर है। लोगों को लगता है यार क्या इनकी ज़िंदगी है, ओह चकाचौंध है भी। वो प्रायोरिटी आपको तय करनी है कि मतलब आपको किस तरीके से। मेरे जीवन में तो कोई चकाचौंध नहीं है, मुझे तो सोने का समय नहीं मिलता है, परेशान रहता हूँ मैं, अरे बाप रे बाप। ज़रूरी नहीं है कि हम सिनेमा के ही अभिनेता बने। आप गोबर उठाने में भी आर्ट क्रिएट कर सकते हो, और कैनवस पे भी आप गोबर डाल सकते हो। जी। तो ज़िंदगी के जिस हिस्से में है ना, आप अपना आर्टिस्टिक अप्रोच रख सकते हैं, वो जानना ज़रूरी है। कि संतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभिनेता में कई बार हमें बहुत पैसे मिलते हैं एक एक्टिंग करने को किसी प्रोजेक्ट में, लेकिन मज़ा नहीं आता, संतुष्टि नहीं मिलती है। कई बार बहुत कम पैसे मिलते हैं, उस रात नींद आती है कि यार आज अच्छा सीन करके आए, अच्छी कहानी थी। आप क्यों एक्टर बनना चाहते थे, और आपने किस तरह के धक्के खाए इन द बिगनिंग? मैं एक्टर इसलिए बनना चाहता था कि इस काम में मुझे मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था मुझे जिस दिन मैं नाटक करूं। धक्के तो बहुत खाया हूं, ऑलमोस्ट 10 साल 12 साल भटकते रहा। जब पहली बार आप बॉम्बे आए
हाँ, तो तब तो हम सारे सिनेमा के दफ्तर के बाहर से ही हमें लौटा दिया जाता था। जो बाहर चौकीदार गेटकीपर होते हैं वो बोलते थे यहीं तस्वीर दे दो चले जाओ। तब तो कास्टिंग डायरेक्टर होते नहीं थे जब हम लोग गए थे, तो हम तो दरवान के आगे घुस ही नहीं पाए थे 7-8 साल तक, तो दरवान तक ही रहते थे। रामू जी का दौर चल रहा था, सिनेमा बदल रहा था, लगा ये आदमी कुछ करेगा यार, नए लोगों को, आड़े टेढ़े लोगों को लेता है। तो उनकी कंपनी थी एक फैक्ट्री, उसके बाहर ना ऐसे 200-250 अभिनेता खड़े रहते थे, जिसमें से एक आप भी थे। जिसमें से एक मैं भी था। कि कोई इधर मार्क, जिसको यहाँ कट मार्क नहीं होता था वो मेकअप से बना के आता था, क्योंकि रामू जी को ऐसे कट मार्क के चेहरे वाले लोग बेहद पसंद थे। भूरी आंखें, बड़ी आंखें, कुछ कोई बात नहीं है, कैमरा फिर से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी पंकज जी, आप बता रहे थे कि राम गोपाल वर्मा जी के। हाँ, खैर तो वही वहाँ खड़े रहते थे, तो काफ़ी धक्के खाए हैं। अचानक ऐड के ऑडिशन होते हैं रामनगर में, एक जगह है, तो कोई लड़की दरवाज़ा खोलती थी, एडी या जो जिसको ऑडिशन करना है ऐड का, हाँ, नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट, एक को बोलती थी यू। तो हम रोज़ जाते थे घर से अपना बैग वैग लटका के, जो सीखे थे एक्टिंग वो लेके उसमें साथ में, और नॉट फिट होके घर लौटाते थे। और हमें तो बाद में ये भी लगने लगा, कभी बीवी घर को दरवाज़ा खोलेगी बोलेगी नॉट फिट। तो हाँ, जब भी दरवाज़ा कहीं होता था ना, तो हमें ये नॉट फिट का एहसास होता था कि पता नहीं दरवाजे से फिर नॉट फिट ना बोल दे। तो रामू जी ने आपको कास्ट नहीं किया? नहीं, एक फिल्म में, अच्छा ये पता नहीं, ये बात नहीं बताया हूँ कहीं मुझे, एक फिल्म में वो मुझे कास्ट करते करते रह गए थे, या मैं बच गया था। मुझे बुलाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट नाम की फिल्म थी, और उसमें एक डॉन का किरदार था, तो उनको अच्छा लग गया मैं, तो मुझे बुला के बिठा के देखते थे। बोला पंकज, एडी बोलता था आ जा, उनके ऑफिस सेट से, और ऐसे 4 मिनट देख रहे रामू जी मुझे। अब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ असहज होकर कि देख रहा है यार, इतना बड़ा डायरेक्टर है, मैं ऐसे क्यों देखा, फिर देख रहा है, फिर मैं ओके, डू वन थिंग, कम टुमारो एंड कुछ चार्ल्स शुभराज की कैप पहन के आना। हम यहाँ सर कड़की के ज़माने थे, कैप और जैकेट खरीदने के पैसे, फिर भी जाके मुझे याद है कुछ, मैं 300-3600 रुपया मैंने एक जैकेट खरीदा, एक टोपी खरीदी मॉल से, दूसरे दिन वापस जैकेट टोपी पहन के गया, फिर आगे बोले बैठो। अब उस दिन मुझे वो एक लंबी सोफ़ा पे बिठाए और बोले एकदम किनारे आ जा, एकदम लास्ट में। तो सोफ़ा में ना ऐसा था कि 4 आदमी बैठे हों, 4 आदमी के सीट वाली जगह पे, उसके बाद एक 5वां किनारे ऐसे चिपक के मैं बैठा हूँ। बोला पूरा चिपक इधर, मैंने हाँ चिपक गया। अब फिर देखने लगे मुझे, तो देखने देखते उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, देखना छोड़ दिया उन्होंने, उसके बाद देखा ही नहीं। सर अब तो वो आपको स्क्रिप्ट लेकर आते होंगे आपके पास? नहीं, बिल्कुल, हम कभी नहीं मिले। एक बार मुलाकात हो गई हमारी सीढ़ियों पे, मैं बैठा था एक दफ्तर में कहीं तो था, और सीढ़ियों से रामू जी उतर रहे थे, कोई नहीं था, बीच की बात है 3-4 साल पहले। तो मैंने देखा, अरे सर नमस्ते, हाँ कैसे हो? हमारा अच्छा हूँ, गुड टू सी यू, बोल के मुस्कुराए और चले गए। बाकी कुछ उसके बाद कभी नहीं मिला। आपका पहला जो रोल आपको मिला हो, जो आपको लगा हो कि हाँ अब मुझे और काम मिलने लगेगा, वो कौन सा था? मुझे कभी नहीं लगा इनफैक्ट कि अब मुझे और काम मिलने लगेगा। मैं अभी भी मुझे हमेशा अब लग रहा है इन दिनों कि नहीं, अब कोई टेंशन नहीं, अब अगला 1-2 साल तक टिक जाऊंगा मैं। वरना मुझे हमेशा लगता था कि ये शूटिंग खत्म होने के बाद अगली बार कैमरा कब देखूंगा, पता नहीं। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा रोल था जो आपने किया, उसके बाद लगा कि हाँ आफ्टर वसेपुर, गैंग्स ऑफ वसेपुर, सुल्तान, मुझे लगा कि इसके बाद ज़्यादा लोग जानने लगे हैं। जब वो कर रहे थे तो आपको अंदाजा था कि वो इतना आइकॉनिक रोल होगा? बिल्कुल नहीं था। मुझे तो समझ ही नहीं रहा था कश्यप बना क्या रहे हैं। सब गोलियां चला रहे हैं और सब हीरोगिरी में लगे हुए हैं, गालियां दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बदले की आग टाइप की पिक्चर है ये तो। हाँ, मारेंगे धड़ा, एक से एक सुरमा निकल रहे हैं, फेंक रहे हैं डायलॉग। तो मुझे मालूम नहीं था, मैं पूछता भी था शॉट के बाद पहले, सर कैसा है सर? एक दिन उन्होंने कहा अरे बढ़िया कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। क्यों, क्या? बोले नहीं कुछ नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। बोले आप देखना। तो कश्यप को मालूम था वो क्या बना रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम था वो क्या बना रहे हैं। मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ, डायरेक्टर मेरा जो बोलता है वो कर देता हूँ। मैंने सुना है वो सेट पे सीन भी चेंज कर देते हैं, डायलॉग्स भी चेंज कर देते हैं। वो तो बिल्कुल, वो एक्टर को दे देते हैं, पढ़ लिया, बोलते हैं वो भूल जाओ जो मैंने लिख के दिया था, तुम और क्या कर सकते हो करो, बताओ।
एक ऑडियंस क्वेश्चन लेते हैं। Hello, sir. What, according to you, is your best movie and your worst? देखिए इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि Best हर एक्टर movie? यही बोलता है कि मेरे हर बच्चे हर बेस्ट मूवी मेरे में बच्चे की बेस्ट तरह मूवी है। में मेरा काम वर्स्ट हो। No, no. One best movie and one movie which you consider अच्छा, worst. बकवास। Yeah. यार बड़ा मुश्किल है कहना, बट फिर भी बेस्ट मूवी मुझे पता नहीं यार, जेन्युइनली सच में ये सवाल एक आर्टिस्ट के लिए सच में मुश्किल है कि मैं किसको बेस्ट बता दूं अपने काम को, क्योंकि हमें लगता है बेस्ट तो अभी हुआ ही नहीं है और सच में नहीं हुआ है। कीप ग्रोइंग वाला मसला है। मैं रोज़ एक्टिंग करके आता हूँ और रात को घर आने के बाद लगता है आज तो गड़बड़ हो गया, अगर मैं ये काम आज करता तो बेहतर करता। तो एवरीडे लगता है कि हम जो करके आए हैं वो थोड़ा एवरेज काम करके आए हैं और बेटर होना है। एवरेज लोगों को पसंद आया, ठीक लगा, आप भी थोड़े से सुकून में थे, यहाँ यार ठीक ही था, नॉट बैड, बट उससे बेटर मैं कर सकता था, मुझे पता है। वसेपुर लोगों ने पसंद की, न्यूटन मुझे भी पसंद है, मसान का छोटा किरदार मेरे को ठीक लगता है, गुड़गांव अच्छा लगता है। अब तो 5 नाम तो यही हो गए। और बकवास आपने कॉफी विद डी भी करी थी शायद, अच्छा हुआ। मुझे अच्छी लगी थी वैसे। हाँ, कॉन्सेप्ट बुरा नहीं था दोस्तों उस फिल्म का, एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी। मार्क मैं रह वो गया। मेरे दोस्त हैं जो भी हैं डायरेक्टर, तो मैं सुना, मैं फ़ोन पे था, न्यूटन कर रहा था और वहाँ जंगल में इंटरनेट मोबाइल स्क्रिप्ट पढ़ने की कोई सुविधा नहीं। मैं बोला बाबा मैं तो जंगल में हूँ, तो बोला मैं सुना देता हूँ। मैं सुना, बोला कमाल का आइडिया है, बोला आ जाओ गोवा। मैं सीधे वहाँ से फ्लाई होकर गोवा चला गया शूटिंग करने, और वही शूटिंग में 3-4 दिन बाद लगा कि यार ऐसा बोलना मुश्किल है, फिल्म मेकिंग बड़ा ऑर्गेनिक काम है। हम बहुत जल्दी एक लाइन में आजकल क्रिटिक्स रिव्यू कर देते हैं सोशल मीडिया पे कि ये बकवास है, बट 250-300 लोग, 50-60 गाड़ियाँ, 5-10-20 करोड़ रुपए लेके एक जंगल में या एक पहाड़ पे जाते हैं और एक स्क्रिप्ट लेके कि इसको फिल्मा के आना है, तो बहुत मेहनत का काम है यार, बहुत टफ जॉब है। नकारना बहुत आसान है एक व्यूवर्स के लिए कि उसको लगा कि मेरा 300 रुपया नुकसान हो गया, बट बनाने में सच में बड़ी मेहनत लगती है। आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा है? व्हाट आई मीन टू से इज कि साधारण चेहरे वाले एक्टर्स आज स्टार्स हैं। चाहे आप वो नवाजुद्दीन जी को ले लीजिए या राजकुमार राव, कहीं हद तक आप काफ़ी बड़े एक्टर में माने जाते हैं अब, बट ऐसा 15-20 साल पहले शायद नहीं होता था। सारे एक्टर्स एक तरीके के होते थे, लंबे चौड़े, गोरे चिट्टे। क्या आपको लगता है कि ये इसीलिए हो रहा है कि मोर रियलिस्टिक सिनेमा बनाया जा रहा है जहाँ पे रियलिस्टिक चेहरे कास्ट किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। या ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पिक्चरें बनाई जा रही हैं और मे बी ऐसे छोटे रोल स्टार्स नहीं करना चाहते? नहीं, बदलाव तो हुआ ही है सिनेमा में, बिल्कुल। आपके सवाल में ही बहुत सारे उनके उत्तर आंसर भी थे, क्योंकि और इसमें सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री के बदलाव के साथ साथ ऑडियंस का भी एक बड़ा अहम योगदान है कि अगर ऐसी छोटी फिल्में या ऐसे सामान्य चेहरे वाले लोग अगर अपनी स्किल्स, अपनी क्राफ्ट की बदौलत आप पे असर पाए। देखो क्या है ना, आज से कुछ साल पहले तक एक आम ऑडियंस के पास कोई वेपन्स नहीं था कि वो अपनी बात पहुंचाए फिल्म मेकर्स तक। आज सोशल मीडिया के दौर में एक फिल्म आती है, उसमें अगर 2 सीन करने वाला अभिनेता अच्छा काम करता है तो लोग उसकी बात करते हैं जी कि डूड कौन है लड़का, खोजो, उसका नाम खोजते हैं, बात करते हैं कि बाबा पिक्चर से तो टेक अवे ये था आदमी। जैसे सीक्रेट गेम्स में काटेकर के कैरेक्टर के साथ हुआ। हाँ, हमारे नए स्टोरी टेलर आए हैं, नए कहानी कहने वाले लोग आए हैं जो सिर्फ बॉम्बे में पैदा नहीं हुए, उनके पास ज़िंदगी का बड़ा अनुभव है, जो हजारीबाग से आते हैं, जमशेदपुर से आते हैं, बनारस से डायरेक्टर आने लगे हैं। पहले डायरेक्टर भी कहाँ इधर उधर से आते थे, बॉम्बे में पैदा होते थे डायरेक्टर। यही है सब। इज देयर एन एडवांटेज टू बी अ ट्रेन्ड एक्टर? यस बिल्कुल। जैसे आप न्यूरो सर्जन बनने के लिए आपको एक मेडिसिन की पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप पैशन है मेरा दिमाग खोलना, तो मैं तो दिमाग खोल नहीं दूंगा कि हॉबी है मेरी, पैशनेट आदमी हूँ, लाओ खोल दूँ। या इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर बने बगैर आप पुल का डिज़ाइन थोड़ी कर दोगे, लाख बढ़िया स्केच हो आपका कि बड़ा अच्छा बबलू स्केच बनाता है, बबलू एक बना दे फ्लाईओवर नोएडा वाला तू ही, उसके लिए बबलू को पढ़ना पड़ेगा, वो वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। सेम टाइम अभिनेता बनने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, वो कहीं से भी हो। वो ट्रेनिंग ऐसे भी हो सकती है कि आप 10 के परिवार वाले आपको ट्रेन, या आप 10-5 अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टर भी गुरु ही होता है, वो भी ट्रेंड कर रहा होता है कि नहीं ये सीन ऐसे नहीं ऐसे कर। या आप कहीं फिल्म स्कूल जाओ, रंगमंच में ट्रेनिंग होती है, थिएटर करो। एक ऑडियंस क्वेश्चन लेते हैं। सो सर क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों लगता है रूरल इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इतना
हिंसक होता है जनरली मूवीज़ में मोस्टली, और ये परसेप्शन पहले से बनी हुई इसीलिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, या इट्स द अदर वे अराउंड? देखो क्या है ना दोस्त, कि पहले जब मुंबई अंडरवर्ल्ड पे डॉन और अंडरवर्ल्ड की फिल्में बनती थी बॉम्बे की, तो तब तो क्राइम बॉम्बे में ही दिखाया जाता था। भाई हैं, भौजाई हैं, बहुत सारे लोग उधर, तो वहाँ करप्ट पॉलिटिशियन होते थे, गैंग वॉर होता था, गुंडे होते थे, माफिया होते थे। तो अब इन दिनों सारी कहानियाँ सेंट्रल इंडिया और छोटे कस्बे में आ गई है। बरेली की बर्फ़ी हो जाए, बधाई हो जाए, तो यहाँ स्लाइस ऑफ लाइफ की कहानियाँ भी ऐसे सेंट्रल इंडिया बी टाउन की बन रही है, तो क्राइम की कहानियाँ भी बी टाउन की बन रही हैं। सो इट्स बेसिकली द नॉवेल्टी जो आपका। हाँ, मतलब पता नहीं, वो तो फिल्म मेकर, मैं तो अभिनेता हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि हालांकि इतना तो खून खराबा नहीं ही होता है। मिर्ज़ापुर तो आई नो कि मिर्ज़ापुर तो कजरी के लिए जाना जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर सीरीज़ में उसकी बात ही कहीं नहीं होती है। बट वो कहानी कुछ और उनको कहना था। मैं तो ना ही फिल्म मेकर हूँ, ना ही मैं राइटर हूँ, अभिनेता हूँ। थैंक यू फॉर दैट। शुक्रिया। शायद वैसे काफ़ी क्रिटिसिज्म तो नहीं है आपके काम में, पर शायद अगर ढूंढ के पकड़ के निकाला जाए तो शायद एक क्रिटिसिज्म ये है कि आपके सारे किरदार एक ही यूनिवर्स के होते हैं। दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड ऐसा क्यों है? पता नहीं क्यों है ऐसा, मैं भी सोचूंगा अब इसको कैसे ठीक किया जाए। नहीं, मैं आदमी थोड़ा ठहरा हुआ हूँ, आराम से करता हूँ, चाहे गुंडे का रोल हो या मिठाई वाले दुकानदार का रोल हो नरोत्तम मिश्रा का, कि हो जाएगा आराम से। तो फिर काहे को बेचैन होना, चीखना चिल्लाना, आंखें बड़ी करना। बिना आंखें बड़ी किए भी मैं आपको डरा भी दूंगा, हंसा भी दूंगा। हमारे गुरु बोल गए थे, थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम। तो वो बोलते थे छोटी चीज़ कर जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो। तो मेरा एक वो तरीका बन गया करने का। सेम टाइम आप मेरे काम को अगर आपको अंतर ढूंढना है तो बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि एक आउटर वर्ल्ड सेम आसपास का ही लगेगा वैसा ही, कि एक ठहराव है, आराम से कर रहा है जी। तो बाकी आप वही है। मेरे काम को देखने के लिए ना मैं वो पेंटिंग क्रिएट करता हूँ कि जिसको आप थोड़ी देर तक रुक के उस पेंटिंग में जाना पड़ेगा जी। और जब उस पेंटिंग को गौर से देखेंगे तो आपको 10 और नई चीज़ें एक्सप्लोर होने को आएंगी। अरे यार, हाँ हाँ हाँ, ये तो ये भी था। तो यही है कि मेरी एक अपना जो व्यक्तित्व है वो मेरे किरदारों में आ जाते हैं। मैं ज़िंदगी में भी इत्मीनान चाहता हूँ, किरदारों को भी चाहता हूँ इत्मीनान रहे, सुकून रहे। और हाँ, जो अंतर है वो बहुत बारीक करता हूँ, उसको देखने के लिए थोड़ा गंभीरता से या थोड़ी इत्मीनान से आपको भी देखना पड़ेगा। एंड सेम टाइम मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ की रिदम जो बन गई है ना, मुझे आए दिन लोग सोशल मीडिया पे मैसेज करते हैं कि आप ऐसे ही रहना, हाँ बहुत हम्बल हो आप। मुझे लगता है अरे ये क्या है इन्हें डर है, शंका है क्या कि मैं एरोगेंट होने वाला हूँ या ये आदमी कुछ थोड़ा सा एरोगेंट हो सकते हैं। you've earned it। मैंने अभी अब मैं आज ये रहस्य कर रहा हूँ इस इंटरव्यू बातचीत में कि मैं अब ना ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी जब ज़िंदगी का एक रिदम बन गया ना, उसको ब्रेक करना है मुझे। तो मुझे अब या तो एरोगेंट बनना है थोड़े दिन के लिए, या तो रूड बनना है, कुछ तो करना है कि मेरा ये रिदम टूटे, वरना मोनोटोनस हो जाएगी ज़िंदगी। हम आपको धमाल 5 में कभी देखेंगे? आप 100% देख सकते हैं मुझे धमाल 5 में, और मैं हैप्पीली करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल, मेरा स्ट्रांगली मानना है कि धमाल 5 जो कमर्शियल बड़ी फिल्में होती हैं ना, तो हमारे थिएटर बचे हैं, वरना बैंक्वेट हॉल बन जाएं शादियों के। हम लाख बातें कर लें सोशल मीडिया पे बैठ के कि हाँ गुड़गांव क्या पिक्चर थी। एंड ऑफ द डे सिनेमा एक उद्योग है बाबा, जो पैसे लगाता है 2 रुपया उसको चाहिए 10 रुपये। वो 2 रुपये लगा के उसको 1.5 रुपये का नुकसान हो तो थोड़ी मीनिंगफुल सिनेमा बनाने जाएगा कोई। छोड़ दो यार, डॉक्टर ने थोड़ी बोला है अच्छी मीनिंगफुल फिल्में बनाइए आपका सेहत ठीक रहेगा। कमाना है सबको, मुझे भी कमाना है, मुझे भी एक बड़ी गाड़ी लेनी है। पर अब कमा रहा हूँ, अब कमा रहा हूँ। हाँ, वही मैं कहना चाहता था। बट मैं सवाल भूल गया। एज अ एक्टर who I'm sure you believe in freedom of speech, and do you think अभी जो देश का जो माहौल है जहाँ पे there is a certain, ऐसा लग रहा है कि पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं खुल के बोलने में, do you think there is like a shrinking space for dissent in India? देखिए, मेरा मानना है स्ट्रांगली कि डेमोक्रेसी में असहमति का भी स्पेस होना चाहिए। कि आप मुझसे डिसएग्री करते हैं, इस बात को हम एग्री करते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती ही इसी में है कि भाई डिसएग्रीमेंट हो, उसकी भी अपनी स्पेस हो, आवाज़ किसी की सुनी जाएगी। वो हमारा पहले ना, हम कल भी बोल रहा था कि हम पहले
कृषि प्रधान देश था, अब आहत प्रधान देश हो गए। हम हर बात में आहत होने को तैयार बैठे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये खूबसूरती बहुत अद्भुत मुल्क है, ये बहुत ही अद्भुत है हर मामले में। मैं 20-30 कंट्री घूम चुका हूँ, तो सफाई छोड़ दें अगर, तो उस बाकी चीज़ों में हम लोग अद्भुत हैं। आप किसी से रास्ता पूछ दो कहीं इंदौर में या पटना में या कहीं भी, वो आदमी आपको उनके घर तक पहुंचा जाएगा। जी, आपकी बातों से सहमत हूं मैं कि हाँ, डिसएग्रीमेंट का भी, असहमति की भी सहमति होनी चाहिए। कि मेरा मतभेद आपसे हो सकता है, वैचारिक मतभेद, आप अलग थॉट और विचारधारा को मानते हो, मैं अलग विचारधारा को मानता हूँ, बट मनभेद नहीं होगा। आप मेरे दुश्मन नहीं हो सकते हो, तो ये मानता हूँ मैं। तो आपको लगता है कि अभी देश में वैसा माहौल है जहाँ पे डिसएग्रीमेंट से मतभेद भी पैदा हो रहा है? हाँ, मैं देखता हूँ आजकल, और सोशल मीडिया पे तो ज़्यादा हो रहा है जी, कि एक दूसरे को लोग गालियों देने में लगे हुए हैं। अरे यार, विचारधारा है, असहमति है तो कोई बात नहीं है, उसको बोल दो मैं असहमत हूँ, मैं आपकी बातों से असहमत हूँ, तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि नो, डिसएग्रीमेंट, नहीं मानता मैं आपकी विचारधारा को। या फिर आपको गाली देने लगूँ। मैं आए दिन देखता हूँ कि लोगों को गालियाँ दी जा रही है। यार, ये कब से हम गाली देने वाला मुल्क तब्दील हो गए हैं एक दूसरे को। मेरा स्ट्रांगली मानना है कि अगर ईश्वर ने आपकी वाणी में इतनी ताकत दी है ना कि आपकी बात को सुनी जाए, लोगों तक पहुँचे, तो आप ऐसी बात ज़रूर करें जो दूसरे की ज़िंदगी में थोड़ी रोशनी लाए, दूसरे को थोड़ा बेहतर इंसान बनाए, जितना मेरा अनुभव है उसके आधार पे। तो यही है। अगर आप नेता बनते तो काफ़ी अच्छे नेता होते। मैं बन भी सकता हूँ। बिल्कुल। अभी तो नहीं, पता नहीं मुझे। अभी तो बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूँ राजनीति में जाना, बट कल किसने देखा है, मैं अवेयर नागरिक हूँ, मैं राजनीति खूब गौर से सुनता हूँ, देखता हूँ, जानता हूँ। पंकज जी, अगर ये इंटरव्यू अगर एक 14 साल का लड़का किसी गांव में बैठ के देख रहा है और वो चाहता है कि उसको भी बड़े होके पंकज बनना है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि बस लगे रहो ईमानदारी से, ट्रूथ, सत्य, और ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं होता। वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, आपको ढेर सारी असफलताएं मिलेंगी, बट वो किसी एक सफलता की तैयारी है। तो लगे रहो ईमानदारी से और देखते रहो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में। एंड अगर आपको ये वीडियो, हमारी बातचीत अच्छी लगी तो इसको फिर दोबारा देखिए पहले तो, और उसके बाद इसको, ये स्कूप हब अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर भी कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि छीछा लेदर हो जाए एकदम। और हो गया, और कुछ, बस इतना ही। एक वो मुझे समझ नहीं आता, अक्सर लोग बोलते हैं हाय मैं हूँ पंकज त्रिपाठी और आप मुझे देख रहे हैं स्कूप हब पे। देखने वाले को पता है कि वो मुझे कहाँ देख रहा है। बेवकूफ़ आदमी तो देख नहीं रहा है, उसको मालूम ही नहीं मैं क्या देख रहा हूँ। अरे हाँ, स्कूप हब देख रहा था, बता दिया इस आदमी ने। तो मुझे समझ नहीं आता, अक्सर ये लोग ना आईडी बोलते हैं कि बोल दो ये आप मुझे देख रहे हैं इस चैनल पे जी, मुझे लगता है देखने वाले को पता ही होगा कि वो क्या देख रहा है, हम क्यों बताते हैं उसको, स्पेशली जब टीवी पे आता है। हाँ क्या टीवी ये पे, डिजिटल पे भी, कहीं पे, कि मैं हूँ पंकज और आप देख रहे हैं ये। अरे हो सकता है मैं कौन हूँ नहीं पता हो, लेकिन वो क्या देख रहे हैं उनको जरूर पता होगा। खत्म करें, एक छोटा सा गेम खेल लें। हाँ, पटाख से खेल लो। हाँ, बोलो। आपको सिचुएशंस देते हैं, हाँ, और आपको इम्प्रॉम्प्टू एक्टिंग करनी है। हाँ ठीक है, करो, बताओ सिचुएशन दो फटाक से। एक्शन। तो आपको सिचुएशन दे दूं? हाँ बता दो यार। तो पहला सिचुएशन है, आपका बेटा है सर, आपने उसका गांजा लेके आप मार रहे हो। हाँ, ठीक बेटे है? का। हाँ। और बेटा आ गया रूम में और आपको पकड़ लिया, आप क्या रिएक्ट करोगे? ये लेकिन मेरा बेटा चिलम में पीता है कि सिगरेट में पीता है? चिलम। चिलम में पीता है। चिलमची हो गया तू? पिताजी कर। ओके। कहा पिताजी हमारे मार लिए? अरे एक जोटे का तो छोड़ देते हैं। अरे तुम्हारी पूरी दुनिया मारती है, हम मार लिए तो क्या दिक्कत है? चलो जाओ इधर। पिताजी इतनी अच्छी एक्टिंग मत करिए, कैरेक्टर ब्रेक हो जाए हमारा। अरे नहीं बेटा, देखो क्या है ना, हम डॉक्टर के पास गए थे
तो हम पूछे कि यार कुछ टॉनिक बताओ, लो तुम भी करो करो, कोई बात नहीं, तो देखना मम्मी ना आ जाए तुम्हारी। हाँ हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो आ जाएगी उसको भी दे देंगे 1 सूटा। तो गए थे डॉक्टर के यहाँ, हम बोले कि कुछ तंदुरुस्ती के लिए दवाई दीजिए। बोले क्या क्या हुआ? बोले होना कुछ नहीं, बोला नौजवान होना है। तो बोला थोड़ा ये जो प्रसाद है ना, बोला उसका सेवन किया करो। तो दवाई समझ के ले रहे हैं बेटा, बुरा मत मानना। तुम भी तो मेडिसिनल ही यूज करते हो ना? डॉक्टर साहब को हम ही बताए थे। अच्छा 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 अच्छा, सुना अमेरिका में लीगल हो गया ये? हाँ अभी लीगल हो गया। अच्छा ठीक है पिताजी, नेक्स्ट सीन पे चलते हैं। सर आप मैनेजर हो एक कंपनी में, ठीक है, और आपको एक बंदे को फायर करना है। वो बहुत स्वीट बंदा है और आप बहुत नर्वस हो क्योंकि आपने कभी फायर नहीं किया है किसी को। अच्छा हाँ। तो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? घर पे सब ठीक सर? सर 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 तो आज का काम क्या है सर? मेरे को आज क्या काम करना है सर? मैं क्या करूं आज? तू इधर आ। इधर आऊं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। अभी रोक। हाँ सर। तेरा अकाउंट किस बैंक में है? मेरा SBI में सर। SBI में? हाँ जी। कितने हैं उसमें? सर 30,000। मुझे थोड़ा दे देना। क्यों सर? जरूरत है मुझे। अच्छा सर ठीक, दे देंगे सर, हम तो अच्छे एम्प्लॉय हैं। दे देगा? जी सर। तू मुझे पैसे देगा? तू मुझे पैसे देगा? आपने मांगे सर, दे दूंगा। मैं कुछ भी मांगूंगा कुछ भी दे देगा? अपनी ड्यूटी तो ठीक से कर नहीं पाता है, मुझे दे देगा तो? पर सर हम पूरी मुझसे बात करता है नॉनसेंस। सॉरी सर, सॉरी सर, क्या गलती कर दी सर मैंने? सॉरी। चलो तीसरा सिचुएशन सर, आप एक बिग बजट फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो। हाँ। You've come to meet an egoistic superstar. हाँ, लेकिन आपको इसको कास्ट करना है, लेकिन हीरो के रोल में नहीं, हीरो के बाप के रोल में। तो सर आप कैसे करोगे? एक्शन। ये पंकज। हाँ, सर सही यार, हाँ बताओ क्या सीन है? ये चेयर मैंने संजय के साथ भी यूज की थी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 सर। आप ना, आपका जो ग्रेस है ना, जो बैठने का तरीका है ना, वाह वाह सर, क्या बात है। ठीक है। खाली पानी ले रहे हैं सर? हाँ। एक स्क्रिप्ट है। वैनिटी। हाँ सर, अरे आ जाएगा वो, आ जाएगा सर। एक स्क्रिप्ट है, कमाल का रोल है सर, कमाल का मतलब, कमाल मतलब अद्भुत। तो अब कैसा हॉलीडे कैसा रहा जो अभी आप गए थे उधर? वाज गुड या। हाँ वो भी गई थी ना, वो भी गई थी। हाँ। गए थे साथ में ही। हाँ। तुम्हारा क्या चल रहा है? मैं एक स्क्रिप्ट है सर, बहुत ही ब्रिलियंट स्क्रिप्ट है, कमाल है, मतलब वो आपको सोच के ही लिखा है। ओके। मतलब रोल क्या, कैरेक्टर क्या है? आप हो कैरेक्टर, ठीक। आप हो बस, आप विजुअल बनाओ पंकज, विजुअल विजुअल बनाए। तो सर ऐसा है कि आप हो, हाँ, और आप पायलट हो, ठीक है, और आप पायलट हो और आप प्लेन उड़ा रहे हो, और उसमें आपका छोटा भाई है, ठीक है, जो पीछे बैठा है, उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ। और ठीक। वो दोनों प्यार करते हैं, उनकी लव स्टोरी है। लव स्टोरी है। हाँ, और आप पायलट हो, आप उड़ा रहे हो। मैं पायलट हूँ। यस, क्योंकि उनकी जिंदगी आपके हाथ में है ना सर, मेन रोल तो आप ही का हुआ, लव स्टोरी उनकी है। बट लेकिन ये जो स्टोरी है ये किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी? प्रोटैगनिस्ट कौन है? एरोप्लेन।